नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। Jai Hind students, welcome to Anjana's class. बच्चों, today we will read a poem, No Men Are Foreign. This poem is written by James Kirkup. Students, poem को पढ़ने से पहले हम poet के बारे में जानते हैं. James Kirkup was an English poet, translator and travel writer. James Kirkup एक English poet थे, अनुवादक थे और ट्रैवल राइटर थे, यानी यात्रा वृतांत लिखा करते थे. ही रोट ओवर 30 बुक्स. उन्होंने लगभग 30 किताबें लिखी, इंक्लूडिंग ऑटोबायोग्राफीज, नॉवेल्स एंड प्लेस, जिसमें कि आत्मकथा, उपन्यास और नाटक थे. ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1918 इंग्लैंड इन यूके. उन्होंने यूके में इंग्लैंड में 23 अप्रैल 1918 में जन्म लिया. He died on May 10, 2009 at Andorra. एंडोरा में 10 मई 2009 को उनका देहावसान हो गया. He completed his education from Grey College, Durham University. उन्होंने डरहम यूनिवर्सिटी के ग्रे कॉलेज से अपनी शिक्षा पूर्ण की. He worked on haikus. उन्होंने हाइकू पे काम किया. स्टूडेंट्स, हाइकू एक जापानी कविता का प्रकार है जिसमें कि 17 सिलेबल्स होते हैं. आप ये समझ लीजिए कि उसमें 17 शब्द होते हैं. पहली पंक्ति में 5, दूसरी पंक्ति में 7 और तीसरी पंक्ति में फिर से 5. इस तरह से इन्होंने इस हाइकू जो तरीका है कविता लिखने का, उसमें कई कविताएं लिखी एंड पेन द हाइकू 100. और उन्होंने हाइकू 100 नाम से एक बुक भी लिखी, बर्निंग जिराफ्स. Students, when we talk about the theme of this poem, No Men Are Foreign, the theme of the poem, No Men Are Foreign, is the oneness of mankind underneath the superficial differences of color, race, nationality and faith. Students, जब हम No Men Are Foreign नामक इस कविता की थीम की बात करते हैं तो इसमें एक मनुष्य जाति के बारे में बात की गई है जो कि बहुत सारे रंग, जाति, राष्ट्रीयता और विश्वास से मिलकर बनी है. इट प्रीसपोजेस दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ये हमें सभी मनुष्य भाई बहन हैं इसको प्रतिपादित करती है. दोज हु स्प्रेड हेट्रेड एंड वेज वॉर्स आर क्रिमिनल्स. और जो लोग घृणा और युद्ध को फैलाते हैं वे अपराधी हैं एंड डिजर्व टू बी कंडेम्ड, और उनका विरोध होना चाहिए. The poem also deals with the supremacy of love, God, friendship and amity among people in the world. यह कविता विश्व में लोगों के मध्य में प्रेम के महत्व को और प्रेम की सुप्रीमेसी को बताती है. Students, have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? क्या बच्चों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमसे अलग होते हैं या कुछ देश हमसे अलग होते हैं? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट. हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे अलग हैं. वो हम नहीं हैं, वे हैं. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री. वो किसी दूसरे देश से संबंध रखते हैं और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या फिर वो दूसरी भाषा बोलते हैं. In this poem, इस पोएम में, however, the poet reminds us of many ways in which we are all the same, for we are all human. इस कविता में कवि हमको बहुत सारे तरीकों से यह बताता है कि हम सभी समान हैं क्योंकि हम सब मनुष्य हैं. चलिए हम इस पोएम को अब पढ़ते हैं. इसके फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं कवि किसके बारे में बात करना चाहता है. रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज.
रिमेंबर। बच्चों जब भी इस पोएम को आप पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, like ours, the land of our brother walk upon is earth like this in which we all shall lie. Students, इस पोएम में की पहली पंक्ति और आप जब इस पोएम को जैसे जैसे पढ़ेंगे और जब हम आखिरी लाइन पे आएंगे तो इसका क्रम बदल जाएगा। इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी मनुष्य अलग नहीं है, नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश विदेश नहीं है, यानी कोई भी देश अलग नहीं है, सिर्फ हम सीमाओं के द्वारा बटे हुए हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, और हम हमारी अलग अलग तरह की वेशभूषा के नीचे एक शरीर सांस लेता है। लाइक अर्थ द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, इस प्रकार से ही हमारी पृथ्वी भी इन विच वी ऑल शेल लाई, जिसमें कि हम आखिर में सभी समा जाएंगे। लाई का मतलब यहाँ पर यह है कि मृत्यु के बाद इसी धरती में हम समा जाएंगे। Students, when we paraphrase this stanza, we find that the poet says that all people are similar irrespective of what country they belong to. कवि कहता है कि सभी लोग बिल्कुल समान हैं, भले ही वो अलग अलग देशों के वासी हों। People of different countries may wear different dresses. अलग अलग देशों के लोग चाहे अलग अलग पोशाकें पहने, बट बीनीथ देम वी कैन फाइंड द सेम ह्यूमन बींग्स, लेकिन उन पोशाकों के नीचे एक समान धड़कते हुए मनुष्य हैं। द सेम अर्थ इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह एक जैसी मिट्टी है, ज़मीन है। एंड द पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज़ विल बी बरीड इनटू द सेम अर्थ, और सभी देशों के जो लोग हैं वो उसी प्रकार से उसी मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे वन डे, एक दिन। सो डिफरेंसेस अमंग्स अस आर यूजलेस, इसलिए हम लोगों के बीच में जो भेदभाव है वो बिल्कुल व्यर्थ है। बच्चों, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि लोगों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। कोई ग्रुप भाषा के आधार पे बटा हुआ है, कोई पोशाक, कोई रंग, और कोई देश की बाउंड्रीज के आधार पर बटा हुआ है। इन द सेकेंड स्टेंजा, दे टू aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours and their lines we read, a labor not different from our own. Harvest means जो खेतों में हम फसल को लगाते हैं, पानी देते हैं और उसके बाद फसल को हम इकट्ठा करते हैं, उसे हार्वेस्ट कहा जाता है। एंड स्टार्व मतलब भोजन की कमी से जो भूखा रह जाता है इंसान, उसको कहते हैं स्टार्व। लेबर यानी काम करना, मजदूरी करना। इस पोएम में द पोएट टेल्स अस दैट द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव सिमिलर रिसोर्सेज। इस स्टेंजा में कवि ये बताता है कि अलग अलग देशों के लोगों के पास एक जैसे संसाधन हैं। दे गेट लाइट फ्रॉम द सन, यानी सभी को प्रकाश सूर्य से मिलता है। ब्रीद एयर, वो सभी हवा में श्वास लेते हैं। ड्रिंक सेम वाटर, और एक समान पानी पीते हैं। इन पीस, और शांति काल में दे प्रॉस्पर एंड, और शांति काल में वो समृद्ध होते हैं। एंड ड्यूरिंग द वॉर्स, और युद्ध के दौरान दे सफ़र हंगर सिमिलरली, और युद्ध के समय उसी प्रकार वो भूख से पीड़ित होते हैं। दे मोर ओवर, इसके साथ साथ दे हैव हैंड्स लाइक अस, उन सबके हाथ और हमारे हाथ एक जैसे हैं। एंड डू ऑल वर्क, और सभी काम करते हैं। ऑक्यूपाई दमसेल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सेम गुड्स एंड लिटरेचर, और वो सभी एक जैसा साहित्य रचते हैं और सामान बनाते हैं। दे ऑल्सो वर्क फॉर नेशन लाइक अस, और वो सभी एक राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं हमारी तरह। Thus, इस प्रकार we are the same, हम समान हैं। and the entire world is our home, और जो पूरा विश्व है वही हमारा
घर है। तो इस स्टेंजा में कवि हम देश के अलग अलग देशों के लोगों के बीच में समानता ढूंढता है और वो सभी चीज़ों को बताने के बाद कहता है कि जब लोग समान हैं, भूख समान है हमारी, और हम एक जैसी श्वास लेते हैं, एक जैसा प्रकाश ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो पूरा विश्व है वो ही हमारा घर है। In the next stanza, poet says, remember, they have eyes like ours that wake. उन लोगों की आंखें भी हमारे जैसी हैं जो जागती हैं, और sleep, और वो हमारी ही तरह सोते हैं, and strength that can be won, और वैसी ही उनमें शक्ति है, power है, strength means power. By love in every land is common life that they all can recognize and understand. और वो एक ही प्रकार से लोगों को समझते हैं। बच्चों, इस जो स्टैंजा है इसमें देख रहे हैं आप कि अलग अलग देशों के बच्चों को देख रहे हैं आप कि उन्होंने अलग अलग पोशाकें पहन रखी हैं, और उसी तरह दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि वो सभी बच्चे मिलकर एक विश्व या एक परिवार की कल्पना को साकार करते हैं। In this stanza, the poet says that the people of the countries have similar body structure like us. इस जो स्टेंजा हमने पढ़ा उसमें कवि ये कहता है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है सबका वो एक जैसा है। They also sleep and walk as we do. और सभी के सोने और जागने का तरीका भी एक जैसा है। They can also understand love. और वो प्रेम को समझते हैं। Moreover, इससे ज़्यादा every country has the same type of life, और हर देश का एक जैसा जीवन है that can easily be noticed and appreciated, जिसको आसानी से ध्यान दिया जा सकता है और प्रशंसा की जा सकती है। Thus, the poet finds no difference in body structure and feelings. इसलिए कवि किसी की भी शारीरिक संरचना में और भावना में कोई भी अंतर नहीं पाता है। In the next stanza, poet says, let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. इस स्टेंजा में पोएट कहते हैं, कवि कहता है, let us remember, ये हम याद रखें, whenever we are told to hate our brothers, कि यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से या दूसरी विचारधारा से प्रभावित होकर हम ही अपने स्वजनों से जब हम घृणा करते हैं, it is ourselves, तब हम ही हैं, that we shall dispose, betray and condemn. तो हम ही अपने आप को चोट पहुंचा रहे होते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और हम ही अपने भाइयों के खिलाफ हथियार उठाते हैं। In this stanza, the poet advises us that we should not be influenced by the other people, that we may hate the people of the other countries. स्टेंजा में कवि कहता है या हमको सलाह देता है कि हमको दूसरे लोगों से प्रभावित होकर दूसरे देशों के लोगों के साथ घृणा नहीं करना है। इफ़ वी डू सो, यदि हम ऐसा करते हैं, वी हेट आवरसेल्व्स ओनली, तो हम केवल अपने आप से ही घृणा करते हैं। वी ओनली निग्लेक्ट, बिट्रे एंड कंडेम आवरसेल्व्स, हम केवल अपने आप की ही उपेक्षा करेंगे और धोखा देंगे बाय डूइंग सच एक्ट्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे लोगों के खिलाफ ऐसा काम करके। Moreover, we should not forget that sometimes we even take arms against them. हम ये भी ना भूलें कि कई बार हम हथियार उनके खिलाफ उठा लेते हैं। We have to know that reality of such acts. हमको इन सब कृत्यों की वास्तविकता को ध्यान में रखना है। We are the citizens of the world, क्योंकि हम विश्व नागरिक हैं। इस जो स्टैंजा है इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग देशों के सैनिक हैं और ये काल्पनिक बाउंड्रीज़ की वजह से, काल्पनिक रेखाओं की वजह से देशों के बीच में विवाद होता है और लड़ाइयाँ होती हैं। इन द लास्ट स्टैंजा, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange.
बच्चों, जैसा कि इस पोएम की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि पोएम की पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति में अंतर है। पहली पंक्ति थी जो पोएम जब शुरू हुई थी, उसकी फर्स्ट लाइन थी, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन। और जब ये स्टोरी का ये पोएम ख़त्म होती है तो इसकी लास्ट लाइन है, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। ये अंतर है जो पोएट ने अपने जो भाव व्यक्त किए हैं इस कविता में, तो आखिरी लाइन और पहली लाइन में ये अंतर हमको प्रतीत होता है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ये जो ज़मीन है उसको मनुष्य ही नष्ट करता है, मनुष्य ही नष्ट करता है। आर हेल्स ऑफ फायर एंड दस आउटरेज द इनोसेंस। ये विश्व में जो चारों तरफ घृणा फैली हुई है, ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, वो हमारी ही है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, अलग नहीं है। नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी देश अलग नहीं है, अजनबी नहीं है। बच्चों, इसमें एक वर्ड वोकैब आइटम इस्तेमाल किया गया है। डिफाइल मीन्स स्पॉइल, नष्ट करना। आउटरेज मीन्स एंगर, और innocence means purity. In this last stanza, the poet makes us aware that earth belongs to all human beings. इस आखिरी स्टेंजा में कवि ये कहता है कि ये धरा सबकी है। The hatred and anger spread all over the world is damaging peace only. और चारों तरफ जो क्रोध और घृणा फैली हुई है, यह वैश्विक शांति को ही नष्ट करती है। We should not distinguish the people of one country from others. हमको एक देश के नागरिकों को दूसरे देश के नागरिकों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। No reason to do so. We must not forget that all men are equal. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सभी लोग समान हैं, एंड दे बिलोंग टू द सेम वर्ल्ड, और वो ही एक संसार से संबंध रखते हैं। दस इस प्रकार द पोएट इक्वली ट्रीट्स द पोएट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार कवि संसार के अलग अलग देशों के लोगों को एक जैसा ट्रीट करता है या उनके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। नीचे दी गई तस्वीर युद्ध की विभीषिका दर्शाती है कि घृणा और क्रोध के बीच में हजारों सैनिक मारे जाते हैं, और भाषा संस्कृति और बाउंड्रीज़ की वजह से दो लोगों के बीच में, दो समुदायों के बीच में और दो देशों के बीच में मनमुटाव होता है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने यह पोएम पढ़ी, नो मैन आर फॉरेन। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, ये जो एक स्टेंजा में लिखा गया था, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। जब पोएट बात करता है यूनिफॉर्म्स की, तो बच्चों वो किस प्रकार की यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। And the answer is, the poet speaks about dress or costume the people of the various countries wear. जो अलग अलग देशों में लोग अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं, उन्हें कवि यूनिफॉर्म का नाम देता है, बट beneath them, लेकिन उसके नीचे द ह्यूमन बॉडी इज सेम, लेकिन उनके नीचे जो मनुष्य का शरीर है वो एक समान है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। कवि ये कैसे बताता है कि जो पृथ्वी पर लोग हैं वो सब एक समान हैं। पोएट सेज दैट नोबडी इज डिफरेंट एंड पिक्यूलियर। कवि ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है या विशिष्ट नहीं है। नो कंट्री इज फॉरेन, कोई भी देश अलग नहीं है। A single body breathes beneath all uniforms. सभी के वस्त्रों के नीचे एक जैसा शरीर है या एक जैसा दिल धड़कता है। Moreover, the land is the same everywhere. और जो चारों तरफ धरा फैली हुई है वो भी एक समान है। Next one, in stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. अगले स्टेंजा में ऐसी कौन सी 5 शब्द हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हम सभी एक हैं। पिक आउट द वर्ड्स, और आपको उन शब्दों के बारे में बात करना है।
In the first stanza, the poet says that there is no difference between the body of a citizen of one country and citizen of another country. We have same kind of body, we wear same kind of clothes, we walk on same planet, and the end of the each individual is the same. फर्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी देश के नागरिक के शरीर के बीच में दूसरे देश के नागरिक के शरीर के मध्य कोई अंतर नहीं है। हमारे सबका शरीर एक जैसा है। वी वेयर सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, हम एक जैसे कपड़े पहनते हैं। वी वॉक ऑन द सेम प्लैनेट, हम एक ही ग्रह पर चलते हैं। एंड द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल इज द सेम, और हर मनुष्य का अंत भी एक जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा 2? स्टेंजा 2 में आपको कौन कौन से कॉमन फीचर्स मिलते हैं? पिक आउट द वर्ड्स, इन शब्दों को, उन शब्दों को आप निकालिए। मतलब जब हम दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से कॉमन फीचर्स हैं स्टेंजा में। द फॉलोइंग कॉमन फीचर्स आर गिवन इन द स्टेंजा। इस स्टेंजा में जो कॉमन फीचर्स दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। सन, मतलब सूर्य का उल्लेख हुआ है, एयर का हुआ है, ये कॉमन फीचर है। मतलब हर देश के, अलग अलग देशों के लिए सूर्य एक है, एयर एक जैसी है, वाटर एक जैसा है, पीसफुल हार्वेस्ट रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए जो फसल है वो भी एक जैसी है, एंड सेम हैंड्स, और जो लेबर, जो मेहनत करते हैं लोग, वो भी सेम है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस करते हैं, एक स्टेंजा को पढ़ के, और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। रिमेंबर दे, ये स्टेंजा है। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Read the stanza carefully and answer the following questions. इस स्टेंजा को आप पढ़ेंगे और इसको हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे कि हमको कितना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1, what do the eyes do? What do the eyes do? Question number 2, how can strength be won? Question number 3, what is common in every land? Question number 4, what can all recognize and understand? Question number 5, the name of the poem. And question number 6, write the name of the poet. तो सबसे पहले तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कर लेते हैं। What is the name of the poem? The name of the poem is No Men Are Foreign. Question number 6, write the name of the poet. पोएट का नाम आपको बताना है। द नेम ऑफ द पोएट इज जेम्स किर्कअप। अब हम बाकी के आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट डू द आईज डू? आंखें क्या करती हैं? एंड द आंसर इज द आईज वेक एंड स्लीप। आंखें जागती हैं और सोती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन स्ट्रेंथ बी वन? एंड द आंसर इज स्ट्रेंथ कैन बी वन विद लव। शक्ति को किससे जीता जा सकता है? प्रेम से। What is common in every land? Life is common in every land. Question number 4, what can all recognize and understand? And the answer is all can recognize and understand that life is common in every land. And the question number 5, the name of the poem. The name of the poem is No Men Are Foreign. And the question number 6, write the name of the poet. The name of the poet is James Kirkup. तो बच्चों इस तरह से आज हमने पोएम पढ़ी No Men Are Foreign, और the poem was written by James Kirkup. Students, I hope that you love this poem. आपको यह पोएम पसंद आई होगी बिकॉज इट टीचेस अस टू लव ईच अदर, क्योंकि यह हमको सिखाती है कि हम सब एक हैं और हम जो 5 तत्व जिनकी हमें आवश्यकता है वो सभी 5 तत्व हमको समान रूप से सभी को मिले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम थी आज की नो मैन आर फॉरेन,
and it was written by James Kirkup. Thank you very much. किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।